जमघट में आज हमारी मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता, मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से पूर्व सांसद पूनम महाजन जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपके परिचय में बहुत सारे पूर्व जोड़ने पड़े, वजह? मैं इसके लिए एक ही उत्तर देना चाहती हूँ। आपके पिताजी के ज़माने से ये परंपरा चली आ रही है, उनको मुख्य संगठन में पद दिया जाता है, आपने पूछा नहीं किसी से? मुझे लगता है राजनीति का दूसरा नाम पेशेंस है। 10 साल की सांसद, टिकट काट कर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे उज्जवल निकम को दे दिया गया। देखिए, पीड़ा किसके जिंदगी में आती नहीं है, इसका कारण ढूंढना बिल्कुल होना चाहिए। और मैं हर वक्त कहती हूँ कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। देवेंद्र फडणवीस आपको पसंद नहीं करते हैं, पार्टी के इंटरनल सर्वे में आपकी सीट को रेड फ्लैग किया गया था, और मुझे लगता है मेरी टिकट जो कटी है वो भी एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र से हुआ षड्यंत्र है। आपको अमित शाह ने क्या बोला? आपने पूछा तो होगा ना कि सर मेरा टिकट क्यों काट दिया? मेरी आदत ही नहीं भूले बिसरे गीत गाने की। प्रमोद महाजन की बेटी ने अपनी पीड़ाओं को व्यक्त ना करना चुना, पर पीड़ा है। पता नहीं उनके पास भी एक गिल्ट फैक्टर होता है कि कारण है ही नहीं तो कारण क्या बताए। उसने किया क्या था ऐसे कि उसकी टिकट कट गई। मुझे याद है मेरे पिताजी जब 1998 में चुनाव हारे थे तो वो दिन अभी भी याद है। आपने वर्ली वाले घर का जिक्र किया और मुझे 22 अप्रैल 2006 याद आ गई। कहाँ थी आप उस दिन? उन्होंने मुझे 7 बजे फ़ोन किया था। कहाँ बेटा, मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो गए। उनको नहीं कहती कि आप रुक जाए, वहाँ बाद में आए, तो लगता है आज वो जीवित होते। और जब मुझे फ़ोन आया कि बाबा को गोली लग गई, मुझे पता नहीं मैं कैसी भागी। वो सोफे पे बैठे हुए थे। बहुत बुरा क्षण था। जिस गोद में मैं खेली, उनको गोद में उठा के ले जाना पड़ा। 3 गोली लगने के बावजूद वो इतने होशो हवास में थे कि आप लोगों को ये बता पा रहे थे कि लीलावती नहीं, हिंदुजा ले चलो। उनको उठाने के बाद सारे हाथ में मेरे खून लगा हुआ था। आई कैन स्मेल दैट ब्लड अर्ली इन द मॉर्निंग। आज भी राजनीतिक कोई समीकरण बताना है तो प्रमोद महाजन आते हैं। हमने तो ये भी नहीं देखा है कि पार्टी बड़े पैमाने पर उनका जन्मदिन मनाती हो, इसकी क्या वजह है? मैं नहीं जानती। कब मिली आप पहली बार नरेंद्र मोदी से? तभी खाना खाने आए थे। मुझे वो याद है और उनका झोला याद है। क्या स्मृति है आपकी? हमने बहुत पढ़ा है उस सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा के बारे में। आडवाणी जी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी पे रुकी थी। रथ यात्रा का जो रथ है वो प्रमोद जी की पूरी संकल्पना थी जी, पूरी प्लानिंग प्रमोद जी की थी। ये आपका कॉल था राजनीति में आना? आदरणीय राजनाथ जी ने कहा 2014 के भी टिकट में उनकी भूमिका थी। मेरी इस राजनीतिक जीवनी में 3 लोगों ने राजनीतिक रूप से बहुत अच्छा समर्थन दिया। राजनाथ जी बिल्कुल, दूसरे हैं अरुण जी। उनके कमरे में हर वक्त युवा सांसद और कुछ सांसदों के लिए लंच रखते थे। जब मैं एंटर हुई इनके कमरे में तो अरुण जी ने कहा, ये देखो हमारी बेटी। और तीसरा नाम? अमित शाह। मोदी जी के साथ सेल्फी, तभी सेल्फी की सिस्टम, और मेरे हाथ थरथर आ रहे थे। मैं उनको पूछ रही थी, मैं आपके साथ एक सेल्फी लूं? मुंबई में जब सभा होती है लोकसभा की तो 6 के 6 कैंडिडेट मुंबई के बैठे रहते हैं। तो उन्होंने हर किसी का नाम लिया, माननीय, ये वो। अंत में मेरा नाम लिया, बेटी पूनम। क्या उद्धव ठाकरे आपको अपनी पार्टी से 2024 में टिकट ऑफर कर रहे थे? वर यू इन टॉक्स विद उद्धव ठाकरे? देखिए, मेरे उद्धव जी, बाला साहब ठाकरे, ठाकरे परिवार से पारिवारिक रिश्ते हैं। एक दूसरे से हमारी बात फोन आते जाते रहते हैं। मेरी भाभी से बहुत बात होती है दिल की, और रश्मि भाभी और मेरा वैसे संबंध भी बहुत अच्छा। उद्धव ठाकरे कहते हैं उनका सत्य कुछ और है, अमित शाह कहते हैं उनका सत्य कुछ और है। अमित शाह पार्टी में आपके मार्गदर्शक हैं, ये दोनों एक दूसरे के बरखिलाफ हैं। कहा जा रहा है कि संघ के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद और निर्देश के बाद महाराष्ट्र में पूनम महाजन के प्रवास बहुत बढ़ गए हैं, सत्य है? देखिए, संघ की मैं बेटी हूँ, मेरे पिताजी प्रचारक रह चुके हैं। You were closely working with देवेंद्र फडणवीस? वेरी मच, फॉर सम टाइम। यही जो सवाल है ना, फॉर सम टाइम, उसके बाद क्या हुआ ऐसा? वर यू अ पोटेंशियल थ्रेट टू हिम? कोई चैलेंज करे तो चैलेंज एक्सेप्ट करना, ये थोड़ी खुजली है। और अंत में मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई वॉज वंडरिंग, बीजेपी के किसी भी नेता कार्यकर्ता से बात करें, अनिवार्य रूप से नरेंद्र मोदी का जिक्र आएगा ही। यू हैव टू सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसके साथ ही लौट आया है लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यू का ये कार्यक्रम, जिसका नाम है जमघट, जहां हम सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से पूछते हैं सवाल। जमघट में आज हमारी मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष
और मुंबई से पूर्व सांसद, मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से पूर्व सांसद पूनम महाजन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपके परिचय में बहुत सारे पूर्व जोड़ने पड़े। अमूमन कोई भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो दायित्व पूरा होने के बाद, वो कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें पार्टी के मुख्य संगठन में जगह दी जाती है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, वजह? मैं इसके लिए एक ही उत्तर देना चाहती हूँ। पूर्व अध्यक्ष हो सकती हूँ, पूर्व सांसद हो सकती हूँ, लेकिन पूर्व कार्यकर्ता नहीं हो सकती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता हूँ और मुझे लगता है वो मेरे लिए ज़्यादा एक आभूषित, एक अलंकारित कार्यक्रम जो दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कार्यकर्ता हूँ तो ज़्यादा काम कर पा रही हूँ। और इस रूप से मुझे लगता है हर कोई कार्यकर्ता काम करता है भाजपा का। ये पूनम जी बहुत ही पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता वाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब है, लेकिन राजनीति महत्वाकांक्षाओं पर चलती है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। हमने देखा आपके पहले और बाद में जो भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुए, और एक लंबी परंपरा है ये, आपके पिताजी के ज़माने से ये परंपरा चली आ रही है, उनको मुख्य संगठन में पद दिया जाता है। आपने पूछा नहीं किसी से? आपने कहा आकांक्षा और अपेक्षा होनी चाहिए, और एक बात राजनीति में ज़रूरी होती है, पेशेंस। वो भी होना बहुत ज़रूरी है। कभी समय ऐसा भी होता है कि आप रुक के अपने पेशेंस से, परसिवेरेंस से और पैशन से एक विचार आगे बढ़ाएं, और उस पेशेंस में रुक के ये विचार करें कि और कितना अच्छा काम कर सकते हैं, और फिर अपनी शुरुआत करें। मुझे लगता है राजनीति का दूसरा नाम पेशेंस है। अपेक्षाएं तो हर कोई रखता है और वो रखना गलत नहीं है। दिस इज़ वॉट यू टोल्ड योर सेल्फ जब आपका 2024 में टिकट काट दिया गया। 10 साल की सांसद टिकट काट कर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे उज्ज्वल निकम को दे दिया गया और वो सीट भी हार गए। जब मैं 10 साल सांसद थी, मैंने अपनी प्रचार की शुरुआत 2014 में की। तभी मैंने कहा था कि मैं पीपीपी मॉड्यूल पे काम करूंगी, पब्लिक पॉलिटिशियन पार्टनरशिप, और ये बहुत चला और उस रूप से बहुत अच्छा काम भी हुआ। अभी 2014 में 27 अप्रैल में जब टिकट कटा तो मैं दूसरे पीपीपी काम कर रही हूँ, पैशन, पेशेंस और प्रमोद। तो मैं प्रसन्नित भी हूँ, पैशनेट भी हूँ काम के लिए एक कार्यकर्ता के रूप से, और मुझ में पेशेंस भी है। एंड थर्ड यू सेड प्रमोद। जी, आपके पिताजी। मेरे पिताजी और सुख, प्रमोद का अर्थ ही होता है। हाँ, तो प्रसन्नित रहना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पीड़ा किसकी ज़िंदगी में आती नहीं है, इसका कारण ढूंढना बिल्कुल होना चाहिए। और मैं हर वक्त कहती हूँ कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। क्या कारण था टिकट कटने का? देवेंद्र फडणवीस आपको पसंद नहीं करते हैं, पार्टी के इंटरनल सर्वे में आपकी सीट को रेड फ्लैग किया गया था, ये शिकायत की गई कि कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, हाई हेडेडनेस है। आशीष सेलार इस सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब सर्वे में उन्हें पता चला कि सीट फंसी है तो वो भी पीछे हट गए। ये सारी वजहें हैं जो मुंबई के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में गिनाई जाती हैं। पूनम महाजन क्या वजह बताएंगी? देखिए, जब मैंने एक भाषण किया था, जब मेरे पिताजी की हत्या हुई, तभी भी और उसके बाद भी मैंने हर वक्त कहा कि एक षड्यंत्र का, ये सारी जो हत्या उनकी हुई, ये कोई पारिवारिक कोई उसके पीछे विषय नहीं था। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था प्रमोद महाजन को रुकाने का। और मुझे लगता है मेरी टिकट जो कटी है वो भी एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र से हुआ षड्यंत्र है। लेकिन अभी मैं उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके ये ढूंढूं कि षड्यंत्र क्या था और हाई हेडेडनेस है या नहीं है। देखिए, जब टिकट कटना होता है तो सर्वे निकलते हैं, और देना होता है तो अभी सर्वे नहीं निकलते। अच्छा, सर्वे ये अभ्यास भी मेरे पिताजी ने शुरू किया था, लेकिन उस वक्त के सर्वे ये टिकट देने और काटने के लिए नहीं होते, सीट जिताने के लिए होते हैं। आज के सर्वे थोड़े ज़्यादा डिटेल में काम करते होंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि जनता में जब आप जाएंगे, अभी भी आप घूमिए 6 विधानसभाएं मेरे चुनाव क्षेत्र में, और सिर्फ पूछिए कि इस गली में पूनम ने क्या काम किया, उस गली में क्या काम किया। मुझे लगता है ये आपको दिखेगा। लेकिन जैसे मेरे पिताजी का षड्यंत्र मैं हर वक्त कहती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ था। और मुझे कुछ सालों से एक आपको भी फीलिंग आती है इंटरनल कि ये क्यों हो रहा है, काम क्यों रुक रहे हैं, आपको इस रूप से उपलब्धि और काम करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो क्यों नहीं मिल रही है। तो हो रहा था, लेकिन क्या होता है, समय कभी कभी आपके हाथ में भी नहीं होता, और आपके पेशेंस को वो ट्राई करता है, और तभी आपने सिर्फ अपना काम करना चाहिए। मैं ऐसी छोटी छोटी बातों में ध्यान भी नहीं देती कि किसने क्या बताया और किसने क्या किया। अभी भी उसी में उत्साह से वही पीपीपी मॉड्यूल पे मैं काम कर रही हूँ।
मैं जब इस इंटरव्यू के लिए आ रहा था पूनम जी, तब आपके एक समर्थक ने संकेत किया कि पूनम जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मंदिर बनवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी जब हम पढ़ते हैं, एक सजग राजा, राष्ट्रवादी राजा, तो वो अपने षड्यंत्रकारियों के प्रति भी सजग रहते थे। कौन है जो पूनम महाजन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? कौन है ये तो अभी बहुवचन में है। बहुवचन या एक वचन है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक वचन बहुवचन एक ही वचन है, बहुवचन या एक वचन। लेकिन फिर से मैं कहती हूँ, संगठन और नेता ये दो अलग बातें होती हैं। संगठन में जब मैं काम कर रही हूँ, मुझे संगठन से कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि संगठन विरोध में है, लेकिन कभी कभी संगठन में ऐसे नेतृत्व बनते हैं जो कुछ चीज़ें चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि अभी उस पर अभ्यास करके किसने क्या किया और किस रूप से किया, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ षड्यंत्र था और महाराष्ट्र का ही था, इसमें दिल्ली की कोई बात आप देवेंद्र फडणवीस का खुल के नाम नहीं लेती? उनका खुल के नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हमारे नेता है महाराष्ट्र के। लेकिन उसके परे जाके मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो कार्यकर्ता अच्छे रूप से काम करेगा, मैं फिर से कह रही हूँ, सत्य कभी छुपता नहीं है। आपको अमित शाह ने क्या बोला? आपने पूछा तो होगा ना कि सर मेरा टिकट क्यों काट दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पार्टी के नेताओं को अपने काम दिखाऊं, ज़बान से मेरी आदत ही नहीं भूले बिसरे गीत गाने की। और जो मैंने हर वक्त अपने पिताजी की जीवनी में भी देखा है कि जब भी कोई ऐसी चुनौतियाँ आती है तो उसे सीख लेनी चाहिए जी। और न मेरा हाई हेडेडनेस था, न कोई विषय ऐसे था। अमित भाई से जब भी मुलाकात होती बहुत अच्छी होती है, और हर वक्त जब मैं मिली भी उन्होंने पूछा कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या करना है, तो मैंने उनको एक पॉइंट वाइज बताया कि आने वाले चुनाव में क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारी सीटें बढ़े और हमारी सरकार आए। मैं भूले बिसरे गीतों पर ध्यान बढ़ती हुई सीटों में एक सीट पूनम महाजन की भी तो हो सकती थी। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं आप? मेरी इतनी इच्छा भी नहीं थी, और विधानसभा चुनाव आपका नाम चल रहा था बोरीवली से। अच्छा, अच्छी बात है, नाम चलना भी अच्छी बात होती है कभी कभी, लेकिन सांसद नहीं बनाया तो मुझे एमएलए बनाई है, एमएलए नहीं बनाया तो एमएलसी बनाई है। मैं इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहती, और ऐसे चक्रव्यूह से मुझे लड़ना भी नहीं है। ये बात आपने अपने पुराने साथी गोपाल शेट्टी को बताई? क्योंकि आज जब हम आपसे ये बातचीत कर रहे हैं तब गोपाल शेट्टी बोरीवली से निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं। आप नॉर्थ सेंट्रल से सांसद थी, वो नॉर्थ से थे। आपका टिकट काट के उज्ज्वल निकम को दिया गया, उनका टिकट काट के पीयूष गोयल को दिया गया। देखिए, गोपाल भाई हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा काम गोपाल शेट्टी ने किया हुआ है, और वो एक ज़मीनी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। जो बोरीवली में हुआ उसमें गोपाल भाई की जो रिएक्शन है वो गलत नहीं है। देखिए, अपेक्षा क्या होती है कि वहाँ का पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़े, और बोरीवली में भाजपा के वोट ज़्यादा होने की वजह से हर वक्त ये कहा जाता है कि कोई भी लड़के जीत सकता है। सेफ सीट है, लेकिन ये हिम्मत हम कभी मुलुंड में या विले पार्ले में नहीं करेंगे ना। तो बोरीवली को क्यों हम एक उसमें हर वक्त बोरीवली को दान दे देते हैं? तो गोपाल भाई की दिल की जो पीड़ा है वो गलत नहीं है, और मुझे नहीं लगता हर किसी को गलत लगती होगी। लेकिन कुछ निर्णय महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र का नेतृत्व लेते हैं, उस निर्णय की सत्यता जब बाहर आएगी तो हमें पता चलेगा। कई और जगह भी बगावत के बिगुल बज रहे हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत बावनकुले की टीम टिकट वितरण ठीक से नहीं कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। तो इतनी बगावत क्यों? इतनी बगावत नहीं हो रही है। मुझे लगता है पार्टी में भी लोकतंत्र है, और चुनाव के पहले ये लोकतंत्र हर पार्टी में होता है। मुझे लगता है भाजपा में आपको उस रूप का प्लेटफॉर्म मिलता होगा, और उस प्लेटफॉर्म के रूप से भाजपा का कार्यकर्ता कुछ कहे। देखिए, मैं हर वक्त पार्टी को अपनी माँ समझती हूँ। कल माँ कभी बच्चों को ध्यान न दे तो माँ को हम पूछ सकते हैं ना कि माँ तुमने ऐसे क्यों किया। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पूछा कि माँ तुमने ऐसे क्यों किया? कुछ बच्चे होते हैं ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, वो सीख लेते हैं और अपना काम ठीक करते हैं। कुछ बच्चों की पीड़ा अलग होती है, जो बोल नहीं पाते लेकिन काम कर पाते हैं। घर में जो बड़ा बच्चा होता है वो कहता है मैं ऐसे कुछ करूँगा तो बाकियों का क्या होगा। मुझे लगता है मुझ पे वो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और मुझ पे वो एक प्रेशर है कि मैं प्रमोद जी की बेटी हूँ। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, और अपने काम से काम रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं सोच सकती कि हर वक्त पूछूं, कंप्लेन करूं। हाँ, माँ पे थोड़ी खफा तो हूँ मैं, लेकिन मेरी माँ तो मेरी माँ है। तो प्रमोद महाजन की बेटी ने अपनी पीड़ाओं को
व्यक्त ना करना चुना, पर पीड़ा है। पीड़ा नहीं होंगी तो मैं मनुष्य कैसे रहूँगी। और जब मैं अच्छे रूप से काम कर रही हूँ और जब किसी चीज़ का कारण मुझे नहीं दिया है, देखिए मीडिया में जो कारण चल रहा है वो चलता रहेगा, गॉसिप कॉर्नर एक अलग बात होती है, लेकिन एक मुख्य कारण कि तुम ये नहीं कर पाती थी या तुम नहीं कर रही हो, जब कारण ही क्या नहीं आपने मिलेगा। क्या गॉसिप सुनी अपने बारे में? आपके पॉलिटिकल नहीं, जो आप कह रहे हो opponents मैंने ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट तो मेरे खिलाफ बोलते ही नहीं है। मतलब बात ये है कि मैं यहाँ विद से इन द पार्टी बात कर रहा हूँ। विद इन द पार्टी ओपोनेंट है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं उनके पास भी एक गिल्ट फैक्टर होता है कि कारण है ही नहीं तो कारण क्या बताएं। लेकिन फिर से कहती हूँ, अभी इन कारणों को ढूंढने से अच्छा, मैं कभी कभी मुझे ये दुख लगता है कि टिकट कटा ये अच्छे के लिए कटा या बुरे के लिए। टिकट कटने के बाद जो मैंने महाराष्ट्र और देश में जहाँ कहाँ घूम रही हूँ, मुझे जनता का और समर्थन मिला जो सांसद होते हुए नहीं मिलता था। मैंने मिलता था, पर जो पीड़ा जनता में मैंने देखी, पुराने कार्यकर्ताओं में, मैं ये अपेक्षा नहीं कर रही थी। मैं एक सांसद के रूप से काम कर रही क्या हूँ। पीड़ा देखी पुराने कार्यकर्ताओं में? हमारे प्रमोद जी की बेटी जो अच्छा काम कर रही है, अच्छे बाप की अच्छी बेटी जो पिता की तरह संगठन में संगठन चला रही है, नए नेतृत्व का निर्माण कर रही है, उसने किया क्या था ऐसे कि उसकी टिकट कट गई। लेकिन फिर से कहती हूँ, ये पीड़ा जब जनता की आंखों में देखी, मुझे लगता है ये कभी कभी अध्याय ज़िंदगी का नया जब शुरू होता है, वो ऐसी बातों से शुरू होता होगा कि कठिनाई से शुरू होता होगा। मुझे याद है मेरे पिताजी जब 1998 में चुनाव हारे थे, तो वो दिन अभी भी याद है। मैंने एक गिलास, अच्छा प्रमोद जी के पास जाना बहुत टफ होता है जब थोड़े वो ध्यान में रहते हैं या गुस्से में रहते हैं, तो बेटी ही जा सकती है बाप के पास कभी भी। एक गिलास पानी ठंडा लेके चली गई मैं। 10 मिनट उन्होंने विचार किया कि अभी क्या करना है। वर्ली के घर में हम बैठे थे। 10 मिनट में फ़ोन लगाया बाप जी को, अटल जी को, कहा कि अटल जी मैं तो हार रहा हूँ, मैं चौथी जो राउंड चल रही थी पता चल रहा है कि मैं हार रहा हूँ। तभी तो इतना जल्दी पता नहीं चलता था, पर उनका गणित इतना ज़बरदस्त था कि चौथे ही राउंड में 20-25 राउंड के पहले ही बता दिया उन्होंने कि मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊँगा, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, हमें सरकार बनानी है। तो मुझे लगता है ये मैं देख चुकी हूँ, तो कभी उनको मैंने ये नहीं देखा कि ये ऐसे क्यों हुआ और उस पर अपनी मीमांसा करना, सोचना, उस पर ही समय बिताना। आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन वॉट हैज़ हैपन्ड। आपने वर्ली वाले घर का जिक्र किया और मुझे 22 अप्रैल 2006 याद आ गई। कहाँ थी आप उस दिन? मेरी तब तक शादी हो चुकी थी और मैं बस 2 ही बिल्डिंग छोड़ के पास में ही रहती थी। 22 अप्रैल को जब सुबह, अब मैं और मेरे पिताजी जब वो मुंबई में रहते थे, हम साथ में वर्जिश करते थे, जिम करते थे, और वो मेरे घर आते थे हर वक्त। जब से मेरी शादी हुई थी तो वो ज़्यादा ही मेरे घर आते थे, क्योंकि सालों साल समय नहीं मिला तो पूनम के साथ कुछ भी करके समय बिताना उनकी इच्छा होती थी। उन्होंने मुझे 7, साढ़े 7:15 बजे फ़ोन किया था, कहा बेटा मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो क्या? तभी हम भी युवा थे तो थोड़े नींद में थे, और मैंने उनको कहा कि बाबा 10-15 मिनट और, मेरी आँख नहीं खुल रही है। वो 10-15 मिनट और मैं उनको नहीं कहती कि आप रुक जाए, वहाँ बाद में आए, तो लगता है आज वो जीवित होते। इसको मैं कर्म की भाषा में देखूं या क्या था मुझे नहीं समझ आता। और जब मुझे फ़ोन आया कि बाबा को गोली लग गई, मुझे पता नहीं मैं कैसी भागी, कैसे लिफ्ट में गई, क्योंकि 15 माले पे घर था। और वो क्षण, वो सोफे पे बैठे हुए थे, बहुत बुरा क्षण था वो। जिस गोद में मैं खेली, उनको गोद में उठा के ले जाना पड़ा मुझे। हम सब बहुत अवाक थे ये खबर सुन के। मुझे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3 गोली लगने के बावजूद वो इतने होशो हवास में थे कि आप लोगों को ये बता पा रहे थे कि लीलावती नहीं, हिंदुजा ले चलो। क्योंकि तभी वो सीलिंग नहीं था। तो आप सोचिए, वो आदमी, प्रमोद जी की बुद्धिमत्ता, प्रेजेंस ऑफ माइंड
वो पहले उस शौक में थी कि मैंने ऐसे क्या गुनाह किया कि मुझे देखना पड़ा। और मुझे अभी भी याद है, मैं सोफ़े पे थे, मेरी माँ रो रही थी, सब भाग रहे थे। अभी ये सारी चीज़ें आपको सुन्न करती है। किसी ने दुपट्टा बांध के रखा था, कोई डॉक्टर आ रहे थे बिल्डिंग में। जब मैं उनको उठा के ले जा रही थी परिवार के साथ लिफ्ट में, तो पता नहीं ये गलत था या सही था, उन्होंने वही कहा कि मैंने क्या गुनाह किया कि सब करके भी मैं ये देख रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में। तो उनको मैंने कहा, बाबा नहीं, ये हमारे ज़िंदगी की नई शुरुआत है, यही हमारा श्री गणेशा है। लेकिन आप मराठी में बात करते थे? जी हिंदी? बिल्कुल, मातृभाषा मराठी है और वो बहुत ही मराठी के हर वक्त, मैं तो मराठी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़े नहीं। तो वहाँ से हॉस्पिटल का सफ़र, हॉस्पिटल के 12 दिन, जनता का समर्थन, और प्रमोद जी, मुझे अभी भी उनको उठाने के बाद सारे हाथ में मेरे खून लगा हुआ था। और अभी भी वो जाके 18 साल हो गए हैं। आई कैन स्मेल दैट ब्लड अर्ली इन द मॉर्निंग, उसी समय पे 8 बजे। तो कुछ कुछ ज़िंदगी के क्षण होते हैं वो। Did you manage to process that trauma yet? सी, ट्रॉमा प्रोसेस करना हर किसी की बस की बात होती नहीं है। ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है जब पहला इम्पैक्ट होता है, लेकिन आपकी पूर्व नियोजित जो ज़िंदगी होती है, आप चलते जाते हैं तो ट्रॉमा कहीं ना कहीं अंदर होता ही है। वो कम इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी की दूसरी कठिनाई, आपकी मेमोरीज उसमें भरती रहती है। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, और वो व्यक्तित्व जो प्रमोद महाजन मैंने देखिए, पिता तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, लेकिन वो 12 दिन अस्पताल में, उससे मुझे पता चला मेरे पिता कितने महान हैं। और आज भी इतने सालों बाद किसी के भी घर जाऊं मैं देश में प्रमोद जी की एक कहीं ना कहीं कहानी सुनती हूँ। प्रमोद जी के बारे में कहना ऐसे बहुत नेताओं के नसीब में नहीं होता। प्रमोद जी संगठन में और लोगों के दिल में इतने जिंदा है। आज भी राजनीतिक कोई समीकरण बताना है तो प्रमोद महाजन आते हैं। आज संगठन के समीकरण, संगठन की कोई भाषा करनी हो, आज संगठन में कोई आप कह रहे हैं खफा है या बगावत कर रहे हैं तो प्रमोद जी की याद करता है। जैसे आपने गोपाल भाई की बात की, तो तभी उनके पहले किसी को टिकट देनी थी, वो गोपाल भाई को टिकट जब मिली थी उसके पहले एक बगावत करने वाले थे, तो प्रमोद जी इनको कैसे समझाया और कभी बगावत नहीं हुई। तो प्रमोद जी की हर एक अलग अलग पहलू आज भी लोगों के दिल में जिंदा। 10 साल मैं सांसद रही, संसद का स्टाफ और कॉफ़ी पीने वाले, सेंट्रल हॉल में मिलने वाले 80 साल के कोई पूर्व सांसद हो और कोई भी राजनीतिक दल के हो, प्रमोद जी की एक कहानी तो मैं 10 साल में, आप सोचिए, हर एक दिन कुछ ना कुछ सुनती आ रही हूँ। तो वो जीवित सब में है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यदि वो जीवित होते तो कल के दिन 30 अक्टूबर को 75 वर्ष के होते। जी जी। और कभी बड़े नेताओं की तरह उनकी वर्षगांठ आपने देखी नहीं होगी कि हज़ारों लोग आए हैं या फूल मालाएं चल रही हैं। हमने तो ये भी नहीं देखा है कि पार्टी बड़े पैमाने पर उनका जन्मदिन मनाती हो। इसकी क्या वजह है? महाराष्ट्र में होता है, दिल्ली में नहीं होता। मैं नहीं जानती। इसमें फिर मैं प्रमोद महाजन नहीं देखती, अपने पिता देखती हूँ। देखिए, समय समय की बात होती है, जो जिसके लिए करता है और उसको कोई याद नहीं करता तो उसकी खामियां मैं कैसे निकालूं। जी, प्रमोद जी को याद करना चाहिए और हर कोई याद करता है, लेकिन किस रूप से याद करना चाहिए वो तो पार्टी ने तय करना चाहिए। मैं कैसे कहूँ पार्टी को। मैं आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था, 3 तस्वीरें हैं, एक में आपके पिता की और एक में आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। कब मिली आप पहली बार नरेंद्र मोदी से? मेरी पुरानी जो जितनी छवि याद है, 1990 के दौरान हमारा घर होता था C7 फ्लैट दिल्ली में,
जब प्रमोद जी सांसद 1986 में बने, तब से वो फ्लैट था बहुत साल, तभी खाना खाने आए थे। मुझे वो याद है और उनका झोला याद है। और तभी खाना बनाने के लिए कोई खान समा तो नहीं होते थे या महाराज जी, तो माँ खाना बनाती थी, हम खाना सर्व करते थे। तो वो पहली मेमोरी होगी। उसके बाद तो उनको मैंने सीधा तब तो आप क्या 6-8 साल की रही होंगी? जी हाँ, अभी उनकी बेटी हूँ तो ये सारी चीज़ें याद रखना भी ज़रूरी है जी। और राजनीति में आपकी याददाश्त ठीक नहीं रहेगी तो बड़ी तो आप दिक्कत लोगों होगी। की याद से उतर जाएंगी। और ये याद रखना भी ज़रूरी है कि किस बड़े व्यक्तित्व की मैं बेटी हूँ और ये हर किसी को आशीर्वाद रूपी नहीं मिला है। आप देखिए जो मेरा प्रवास भी रहा, प्रमोद जी का देख के, राम रथ यात्रा से लेके पूरा 1996 में 13 दिन की सरकार। क्या स्मृति है आपकी? हमने बहुत पढ़ा है उस सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा के बारे में, जो कि 1990 के बरस में हुई थी और जो आडवाणी जी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी पे रुकी थी। आपको मेरे लिए रथ यात्रा पॉलिटिकली, इससे पहले पर्सनली मैं बताऊंगी, पिताजी के साथ समय बिताने का एक बहुत बड़ा जरिया था रथ यात्रा। यू वर विद हिम? बहुत जगहों पे थी और महाराष्ट्र में ज़्यादा थी क्योंकि पास में स्कूल की छुट्टी मिल जाए तो अच्छा ही लगता था। आप महाराष्ट्र में कहीं पे भी जाएं, जहाँ जहाँ प्रमोद जी की बड़ी सभाएं हुई, वहाँ पे स्टेज पे मैं कहीं कोने में बैठी रहती थी, छोटी सी। और रथ यात्रा का जो रथ है वो प्रमोद जी की पूरी संकल्पना थी जी। पूरी प्लानिंग प्रमोद जी की थी। पद यात्रा नहीं होगी, मेटाडोर होगी, उसको ऐसे। और दादा बहुत, आडवाणी जी बहुत खफा थे कि प्रमोद तो दादा। हाँ, दादा और बाप जी हमारे लिए सब कुछ थे, उनके ही साथ रहे हैं। और दादा की एक बड़ी खूबी थी कि हमारे चॉकलेट बहुत लेते थे, उनको मिठाई की बहुत बड़ा शौक था। तो आपकी चॉकलेट लेते थे? हाँ, उनको बहुत मिठाई। फिर कहते थे एक जोक सुनाओ फिर वापस करूँगा। तो वो हमारे, देखिए मेरे लिए सारा परिवार ही था। मैं वही कह रही हूँ ना, एक सौभाग्य मेरा ये है कि मैं किस बाप की बेटी हूँ, किस संगठन में पैदा हुई हूँ और इस संगठन की पूरी जो जर्नी है, ये जो प्रवास है, इसमें मेरे इतनी किसी का प्रवास नहीं हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं अपने स्वभाव को भी उसी रूप से रखूँ, ये बहुत ज़रूरी है। रथ बना था चेंबूर में, जैन मंदिर के पास, और तभी उस मैटाडोर में वो लिफ्ट ऊपर नीचे आनी चाहिए, कैसे आडवाणी जी चढ़ के आए, फिर उसमें एसी का एक कमरा था जहाँ पे आडवाणी जी सोएंगे, खाना पीना कैसे, पूरी प्लानिंग चलती थी। और सारी टेस्टिंग में मैं हर वक्त तैयार थी। बेटा वो लिफ्ट देखो चलती है क्या, तो खड़ी रहो कि आडवाणी जी कैसे खड़े रहेंगे। और उसके नज़दीक ही एक आइसक्रीम की दुकान थी, तो मैं और मेरे पिताजी हर वक्त आइसक्रीम लेके, क्या चल रहा है वो हर किसी को इंस्ट्रक्शन देते थे और मैं भी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देती थी। कोई मुझे देखता भी नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो एक समय बिताने का मेरे लिए बहुत बड़ा ज़रिया था कि मैं अपने बाबा के साथ हूँ। और रथ यात्रा क्या दौर था वो भाजपा का। हर एक कार्यकर्ता, अनगिनत कार्यकर्ताओं की अपनी सेवा, उनका संघर्ष उस रूप से। और मुझे याद है वसंतराव भागवत हमारे संगठन मंत्री थे, जिन्होंने प्रमोद महाजन और महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े नेतृत्व को उठाया और बनाया। सो हमारा चेंबूर का 2 कमरे का घर, उसमें एक कमरे में हम 6, एक कमरे में वसंतराव भागवत और आई और बाबा हॉल में सोते थे। तो ऐसे तो हमारी जीवनी है पूरी। और वैसे भाजपा बढ़ते 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 आज इतना विशाल रूप भाजपा का हुआ है, तो इन सब का समर्पण उसमें दिखता है जी। तो रथ यात्रा का वो दौर ही कुछ और था। कभी आपके जहन में आया कि प्रमोद जी से जुड़े जो आपके संस्मरण हैं उनको किताब की शक्ल दी जाए? मुझे लगता है 2025 तक वो बन भी जाएगी किताब, और उसका काम भी शुरू हुआ है। किताब, उनके भाषण कला, अपेक्षा लोगों की बहुत है, तो उसके लिए प्रवास भी बहुत करना पड़ेगा। प्रमोद जी सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं थे, प्रमोद जी पूरे देश के थे। बिहार के कोई एक छोटे गांव में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, कल ही मैं उत्तराखंड से आई हूँ, फिर से प्रमोद जी की बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गई थी। वहाँ के हर एक पुजारी कह रहे, अरे अपने प्रमोद जी की बेटी आई है, सांसद पूनम महाजन, वो सब ठीक है। एक युवा पुजारी से लेके एक बहुत उम्र से बड़े, हर कोई प्रमोद जी की जीवनी के बारे में अपने अपने आपको लगता है कि क्या इसी वजह से जो महाराष्ट्र के भाजपा नेता हैं या दिल्ली के भी, वो थोड़ा सा असहज रहते हैं आपकी मौजूदगी से, क्योंकि आप एक बड़ी लेगेसी से आ रही हैं,
आप सारे बड़े नेताओं को बाय नेम जानती हैं, आपका एक पर्सनल टच है, सो दे फील इनसिक्योर, और जैसा वो कहते हैं कि इस वजह से आप बहुत घुल मिल नहीं पाती हैं और आपको लगता है कि आपको हमेशा बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कौन सा मुझे मिला है 2006 से? 2006 में जब मैं राजनीति में पूर्णतः आई जी। 2009 में मुझे सबसे कठिन विधानसभा दी, घाटकोपर पश्चिम। घाटकोपर पूर्व होती तो मैं खुश होती। मैं चाहती नहीं थी वहाँ से विधानसभा लड़ना, क्योंकि वो वैसे भी माइनस सीट थी। 26,000 वोटों से हारी हूँ मैं। किसने आपको ये टिकट एलोकेट किया? महाराष्ट्र के नेताओं ने सोचा तब कि तो आपके गोपीनाथ मुंडे जी, जो आपके रिश्ते में फूफा लगते हैं। जी, हम उन्हें मामा जी कहते हैं क्योंकि मेरी माँ राखी बांधती थी। हाँ। और प्रमोद जी के बाद नहीं, पर आपकी बुआ जी ब्याही हैं बुआ उनको। जी, जी, हाँ, तो तो मतलब फूफा, टेक्निकली हाँ, फूफा है। जी, हाँ, फूफा जी। ठीक। लेकिन तो वो तो सबसे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के। लेकिन तभी गणित के रूप से उनको लगा मैं जीत पाऊंगी। मैंने उनको कहा कि मामा मैं नहीं जीत पाऊंगी, प्लीज़ आप मुझे नहीं लड़ाएं। कह रहे बेटा ये तो प्रमोद जी की पुरानी चुनाव क्षेत्र है। इसलिए चुनाव क्षेत्र है ही नहीं पुराना। तो गणित में कहीं हम चूक गए, लेकिन उन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया है। और इस सब संघर्ष के बाद जब 2014 में मैं सांसद बनी, तो मेरी आंखें ढूंढ रही थी कि मामा जी तभी होते तो मुझे कितनी मदद मिलती। तो गोपीनाथ मुंडे मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी नाम है कि प्रमोद जी के बाद एक प्यार, एक ताकत उन्होंने दी। लेकिन उनका भी समय बहुत कम था और बहुत दुखदाई है। देखिए, एक बार पिताजी जाने के बाद दूसरे पिताजी की तरह आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2006 के बाद कौन सी प्रेफरेंशियल, जो आप कह रहे हैं कि प्रेफरेंस पूनम को ज़्यादा दिया जाए या दिया, ऐसे कुछ नहीं है। किसने आपको, ये आपका कॉल था राजनीति में आना या पार्टी के वरिष्ठों ने निर्देश दिया? पार्टी के वरिष्ठों ने किसने? निर्देश दिया था। आदरणीय राजनाथ जी ने कहा बेटा तुम क्यों नहीं सोचती हो काम करना, इतनी बड़ी लेगेसी तुम्हारे साथ है। और मेरी पूरी ये राजनीतिक जीवनी में वो हर वक्त मेरे साथ रहे। जैसे मुंडे जी मेरे साथ रहे, वो तो मेरे मामा थे, मैं हक से उनसे सब कुछ मांगती थी, और वो मेरे साथ इस मेरी दुविधा स्थिति में नहीं रहे तो मेरे लिए दुख की बात है। लेकिन राजनाथ जी ने हर वक्त समर्थन दिया। और जब ही मैं 2009 का चुनाव भी हारी, तो उसके बाद भी 2013 में राष्ट्रीय मंत्री के रूप से काम दिया, जिम्मेदारियां दी, और वो मैंने बखूबी निभाई। ये युवा मोर्चा में था। मैं युवा मोर्चा, प्रमोद, मेरी जीवनी प्रमोद जी जैसी है। वो भी पहले राष्ट्रीय मंत्री रहे भाजपा के, उसके बाद युवा मोर्चा अध्यक्ष बने। मैं भी राष्ट्रीय मंत्री पहले भाजपा की बनी, फिर युवा मोर्चा अध्यक्षा बनी। और महाराष्ट्र से 2 ही राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष बने हैं, एक प्रमोद महाजन, एक पूनम प्रमोद महाजन। तो बट इस जीवनी में ये जो कोई दायित्व मिले, सबसे पहले राजनाथ जी ने हर वक्त मुझ पे उतना प्यार रखा और आशीर्वाद 2014 के भी टिकट में उनकी भूमिका थी। बिल्कुल थी, उनकी थी, देवेंद्र फडणवीस की थी। सबसे कठिन चुनाव, सबसे कठिन चुनाव क्षेत्र, ये भी मिलना बहुत कठिन था कि कोई कह रहा था हार जाओगी बेटा, राजनीति खत्म हो जाएगी। ये सब हमारे यहाँ द्वंद्व एनसी समेत तमाम लोगों को ये सीट ऑफर की गई थी, लेकिन पता नहीं किस किस को की थी, हजारों को की थी। 2024 में भी बहुत लोगों को की थी, उन सब ने ना कहे दिया। तो सीटें ऑफर करना बहुत इजी होता है। इस बार लेकिन 24 में राजनाथ जी आपकी सीट नहीं बचा पाए। मैंने उनसे मदद नहीं मांगी, वो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। मैं हर वक्त उनको उस दुविधा स्थिति में क्यों रखूं, आप ये करें वो करें। मेरी इस राजनीतिक जीवनी में 3 लोगों ने राजनीतिक रूप से बहुत अच्छा समर्थन दिया। राजनाथ जी बिल्कुल, दूसरे हैं अरुण जेटली जी। मुझे याद है 2014 में मैं जब चुनाव हम जीते और संसद में आए, तो अरुण जी उनके कमरे में हर वक्त युवा सांसद और कुछ सांसदों के लिए लंच रखते थे। वो लंच बहुत फेमस था। तो पहली बार मुझे बुलाया, मैं ये सब संघर्ष करके पहुंच गई 2006 के बाद 2014 में। और मेरे लिए बहुत आश्चर्यकारक था जब मैं एंटर हुई इनके कमरे में, तो अरुण जी ने कहा ये देखो हमारी बेटी। सब यहाँ पे नेता बहुत बैठे थे, वहाँ पे बड़े बड़े नेता और मंत्री बने थे। इन सबके बच्चों ने जो नहीं कर दिखाया, इस लड़की ने कर दिखाया। उन्होंने नाम लिया, तभी बैठे हुए थे सब। कहा कि इनका बेटा, इनकी बेटी, सब लोग हैं, लेकिन ये बेटी किसी की छत्र नहीं है, किसी का साया नहीं है। ये सांसद बनी और कैसी सीट से बनी।
बेटा बहुत अच्छा काम इट कर वाज अ टफ सीट। प्रिया दत्त को चुनाव में हराना, ये दत्त साहब की इतनी पुरानी लेगेसी वाली पारिवारिक सीट है, ये मेरी पारिवारिक सीट नहीं है। तो कैसे मैं लेगेसी लेके चल रही हूँ, बिल्कुल। इसको परिवारवाद तो कैसे कह सकते हैं? परिवारवाद तब होता जब 2006 में प्रमोद जी जाने के बाद उनकी राज्यसभा मिल जाती बची हुई, या राष्ट्रीय महामंत्री में उनकी जगह बन जाती, या कुछ ऐसे होता। मैं तो युवा मोर्चा की महाराष्ट्र की महामंत्री बनी थी 2007 में। मेरी शुरुआत बहुत कोई कैसे मिलेगी मेरी शुरुआत? कोई भी देखे और ये नहीं कहेगा कि पूनम को कोई प्रेफरेंशियल कोई ट्रीटमेंट मिली, कहीं नहीं मिली, बिल्कुल नहीं। आप उन नेताओं का जिक्र कर रही थी जिन्होंने आपको सहयोग दिया, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और तीसरा नाम अमित शाह। और अमित भाई के साथ काम मैंने 2013 में शुरू किया। अमित भाई तभी महामंत्री थे और पहली उनकी अध्यक्षता में मैं ये ऑफिस कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने बनाई थी कि सारे ऑफिस मॉडर्नाइजेशन हमने करने हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अभी बहुत अच्छे रूप से हो रहे हैं। तभी मैं और सिद्धू जी उनकी टीम में थे, नवजोत सिंह सिद्धू जी। और एक टीम बनी थी कि नए वोटर को जोड़ना। और मुझे याद है अमित भाई ने कहा, तभी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, आदरणीय मोदी जी वहाँ आए थे और उसके बाद ही हम चुनाव जीते। जैसे 1996 में एक महालक्ष्मी का अधिवेशन प्रमोद जी ने किया था बहुत बड़ा, और उसके बाद अटल जी, उसमें ही तो वो ऐतिहासिक भाषण हुआ था ना, अश्वमेध का घोड़ा जी, रुकेगा जी। नहीं रेस कोर्स, जी वो प्रमोद जी का भाषण था। 2013 में ऐसे ही राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और मैंने वही भाषण किया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात अमित भाई के साथ मेरी हुई है, तभी भी जब न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने काम दिया, जो अभी आपकी ऐप बनी हुई है जी, ECI की, वो ऐप मैंने 2013 में बनाई। और उस रूप से उन्होंने कहा, फिर सबने कहा कि अभी अमित भाई आपकी ये 2 कमेटी है, उसका आप विवरण दीजिए। कह रहे मैं नहीं दूंगा, पूनम महाजन देगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी भाषण देना। मोदी जी बैठे थे, सब बैठे थे, इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। और उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मैं उनकी युवा मोर्चा अध्यक्ष बनी। और युवा मोर्चा में कभी उन्होंने मुझे सिर्फ सलाह दी, अच्छा काम करो, कभी रुकाया नहीं काम के लिए। और हमने युवा मोर्चा में सिर्फ आंदोलक युवा मोर्चा नहीं रखा, एक इंटेलेक्चुअल युवा मोर्चा भी बनाया। नए चेहरे टीवी पे कैसे जाए और किस रूप से भाषण करें या अपने रूप से डिबेट कैसे करें, ऐसे अलग अलग आयाम मैंने युवा मोर्चा में बनाए। और मेरा विश्वास है, मेरे पिताजी हर वक्त कहते थे, अ लीडर विल ऑलवेज रिमेन ए लीडर व्हेन ही लेट्स अदर टू लीड। आप लीडर तभी बनते हो जब दूसरी लीडरशिप बनाते हो। तो मुझे लगता है वो मुझे युवा मोर्चा में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और उस उपलब्धि को मैं आगे लेके चली गई। तो ये 3 जो हैं, और अंत में मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई वॉज वंडरिंग, बीजेपी के किसी भी नेता कार्यकर्ता से बात करें, अनिवार्य रूप से नरेंद्र मोदी का जिक्र आएगा ही, पर आप यू हैव टू सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। ओके। मैं कब 2 मिली लीडर- आप नेता बनने के बाद? उनसे कब मिली? मैं राष्ट्रीय मंत्री जब बनी तभी मैं उनको गुजरात में मिलने गई थी 2013 में। और तभी हम जानते थे कि वो हमें लीड करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति और उनका एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत नेताओं में स्वभाव नहीं है, जो मेरे पिताजी में था वो उनमें है। आप किसी भी स्तर के नेता हो, वो आपको देख के आपसे बात करेंगे। बहुत नेता होते हैं वो जो नीचे पढ़ते रहते हैं, यहाँ देखते हैं, बहुत इनसिक्योर भी होते हैं, चल बेचल रहते हैं, हर वक्त एक जगह रह नहीं पाते। हर नेता की अलग स्टाइल होती है, उनमें वो कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है और आपकी कोई भी बात को वो हल्के से नहीं लेते। और जितनी मेरी उनकी इंटरेक्शन सांसद होने के बाद भी हुई, मैं लिख के ले जाती थी हर वक्त। मैं खुद डरती थी कि प्रधानमंत्री जी को ये ना लगे कि पूनम को समझ नहीं आ रही बात, तो मैं अपने सारे पर्चे ले जाती थी, सर ये हुआ, इसमें ये होगा। ट्रिपल तलाक का जब मैंने भाषण भी किया था, तभी मैं प्रधानमंत्री जी को कुछ मुद्दे उनसे ले रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे ये लिखो, ये बोलो। तो मेरे उनके इंटरेक्शन बहुत अच्छे हुए। लेकिन उनका सबसे ज़बरदस्त राजनीतिक रूप से समर्थन 2014 के चुनाव में हुआ। हम हर वक्त एक बड़ी सभा होती है और 2 ऐतिहासिक चीज़ें उन्होंने मेरे साथ की, जिससे मुझे बहुत एक ताकत मिल गई। एक, जब वो स्टेज पे आए तो मैंने पहली पॉलिटिकल सेल्फी उनके साथ ली थी, जो पूरे विश्व के अखबारों में आई थी। आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं। मोदी जी के साथ सेल्फी, तभी सेल्फी की सिस्टम, और मेरे हाथ थरथर आ रहे थे। मैं उनको पूछ रही थी, मैं आपके साथ एक सेल्फी लूं?
तो आप वो फोटो देखेंगे, बेचारे उद्धव दादा खड़े हो गए क्योंकि मुझे नीचे बैठ के सेल्फी लेनी थी उनके साथ. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल सेल्फी ऑफ मोदी जी एंड ही अग्रीड टू इट. और दूसरा, जब हम मुंबई में जब सभा होती है लोकसभा की, तो 6 के 6 कैंडिडेट मुंबई के बैठे रहते हैं. तो उन्होंने हर किसी का नाम लिया, माननीय, ये वो. अंत में मेरा नाम लिया, बेटी पूनम. दैट मेड सच अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कि संगठन कैसे परिवार की तरह है और ये भाजपा की बेटी है. जैसे मैं चुनाव 2014 में लड़ी तो उद्धव जी ये कहते थे कि ये पूनम महाजन नहीं, पूनम ठाकरे है. तो हाँ, ये लेगेसी है, मैं इसको नकार नहीं सकती. लेकिन इस लेगेसी से कोई मुझे मेरा प्रवास अभी 2024 से 18 साल हो गए, इतना कठिनाई भरा हुआ है. जी, अब उद्धव ठाकरे का जिक्र आ ही गया है तो उन पर भी बात कर ली जाए. क्या उद्धव ठाकरे आपको अपनी पार्टी से 2024 में टिकट ऑफर कर रहे थे? वर यू इन टॉक्स विद उद्धव ठाकरे? नहीं, लेकिन उद्धव जी के आप देखिए, मेरे उद्धव जी, बाला साहब ठाकरे, ठाकरे परिवार से पारिवारिक रिश्ते हैं. जब युति भी हुई थी वो प्रमोद महाजन और बाल ठाकरे, और उसके बाद भाजपा और शिवसेना की हुई. पहले उनकी युति हुई थी. जब प्रमोद जी अस्पताल में भी थे और अंत का दिन था जब डॉक्टर ने कहा ये नहीं हो पाएगा, तो बाला साहब बीमार थे और वो उठ के आए थे आईसीयू में और कहा था कि प्रमोद तो उठ जा, प्रमोद तो. वो खुद इतने दुखी थे कि वो मराठी में कह रहे थे, प्रमोद तो उठ आता. प्रमोद जी तो ही वॉज ऑलमोस्ट नॉट देयर, और बाला साहब की आंखों में आंसू थे. ये हमारा रिश्ता मैं कैसे बयां करूं, लेकिन ये पारिवारिक रिश्ता है. जब 2024 में टिकट की ये सारी दिक्कत हुई, तभी उद्धव जी ने एक घर के रूप से हर भाषण में और हर इंटरव्यू में ये कहा कि पूनम के साथ ये होना नहीं चाहिए था. एक राजनीति होती है और एक राजनीति में भी लिमिट होती है रिश्तों की, जो हर जगह मैंने देखी है. संसद में मैं जब थी, मुलायम सिंह जी यादव देख के ही बोलते, अरे अपने प्रमोद की बेटी आई है. चरण छुओ तो सिर से हाथ रखते थे. फारूक अब्दुल्ला जी तो बाप रे इतना प्यार देते थे. शरद पवार जी प्यार देते थे. मुझे ऐसे कभी प्यार की कमी नहीं लगी. मुझे याद है ममता बनर्जी जी पहली बार 2014 या 15 में संसद में आई थी अपने एमपीज को मिलने. तो एक सांसद दौड़ के आए कि दीदी बुला रही, दीदी बुला रही. तो मैं गई, उन्होंने लपेट लिया मुझे और कहा मेरे दोस्त की बेटी. अभी मैं वही कह रही हूँ कि ये लेगेसी है, और उद्धव जी को पीड़ा हुई जैसे बहुत लोगों को हुई. आपने उनको फ़ोन किया या उनका फ़ोन आया था? एक दूसरे से हमारी बात, फ़ोन आते जाते रहते हैं. टिकट कटने के बाद मेरी भाभी से बहुत बात होती है दिल की, और रश्मि भाभी और मेरा वैसे संबंध भी बहुत अच्छा है और वो बहुत प्यारी भी हैं. तो टिकट कटने के बाद फ़ोन आने जाने की ज़रूरत नहीं होती. फ़ोन पे तो बात करते ही रहते हैं, और वो बात छोटी छोटी घर की भी होती रहती है. ऐसे कोई हमारे कॉन्वर्सेशन में राजनीति ही होनी चाहिए ऐसे कुछ नहीं है. मेरी और उद्धव जी की, मैं उनको दादा कहती हूँ, पट्टी तो वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा है. ज़िंदगी, लेगेसी और कॉफ़ी पे चर्चाएं हमारी बहुत होती हैं. पार्टी ने कभी नहीं कहा आपके इतने अच्छे ताल्लुक़ हैं दादा से? क्योंकि मैं अभी अमित शाह जी के पुराने बयान देख रहा था, तो वो झूठा करार दे रहे थे उद्धव ठाकरे को कि सत्ता की शेयरिंग को लेके कोई बात हुई या नहीं हुई. उद्धव ठाकरे कहते हैं उनका सत्य कुछ और है, अमित शाह कहते हैं उनका सत्य कुछ और है. अमित शाह पार्टी में आपके मार्गदर्शक हैं, ये दोनों एक दूसरे के बरखिलाफ हैं. सी, लॉजिकली मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रूप से, और मैं भाषणों में मैंने कहा है, जब हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 50-50% का फॉर्मूला तय हुआ था, जो उद्धव जी ने कहा था, उद्धव जी ने, तो मैंने बड़े भाषणों में पूछा, जब 50% का फॉर्मूला था तो उसके पहले मेयर के चुनाव हुए थे, तो आपने क्यों नहीं बचे हुए 2.5 साल भाजपा को दिए बीएमसी में? जी. तो मैं ये कह रही हूँ, समझो इफ़ इट इज़ डिसाइडेड कम्प्लीटली 50-50% ऑल ओवर, सो उस लॉजिक का अब तक मुझे उत्तर नहीं मिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल को कैसे आंकती हैं आप? जैसे एक राजनीतिक रूप से आंकना पड़ता है. कितने सफल असफल? देखिए, सफलता असफलता 2-2.5 साल से तो मिलती नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उनको जो मिली, और गत 5 वर्षों से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार 2014 से 19 तक जो काम किया, क्योंकि मैं खुद सीएम वॉर रूम में अकेली सांसद काम करती थी, मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि सारे बिग टिकट प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे मुंबई और महाराष्ट्र में, उसमें मैं एकमेव सांसद थी सारे ऑफिसर्स के साथ काम करना. क्लोजली वर्किंग विद देवेंद्र फडणवीस? वेरी मच,
फॉर सम टाइम। यही जो सवाल है ना, फॉर सम टाइम, उसके बाद क्या हुआ ऐसा? वर यू अ पोटेंशियल थ्रेट टू हिम किस बारे में? पॉलिटिकली? मैंने कभी ऐसे कुछ सोचा भी नहीं, तो कैसे पोटेंशियल मैं किसी के लिए थ्रेट हो सकती हूँ? मैं इंटेलेक्चुअल थ्रेट हो सकती हूँ किसी के लिए, क्योंकि मुझे सीखने की आदत है, नया कुछ करने की आदत है, कंपैशन है, पैशन है, हर वक्त मैं चलती रहती हूँ। और कोई चैलेंज करे तो चैलेंज एक्सेप्ट करना ये थोड़ी खुजली है। लेकिन मैं पॉलिटिकली इतना मैंने सोचा नहीं। इट वॉज अ ग्रेट टाइम फॉर मी टू लर्न। अभी किसी और को लर्निंग है नहीं है पता नहीं। आपकी बातचीत में बार बार प्रवास का जिक्र आया। ये भी कहा जा रहा है कि संघ के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद और निर्देश के बाद महाराष्ट्र में पूनम महाजन के प्रवास बहुत बढ़ गए हैं। सत्य है? प्रवास बढ़ गए हैं ज़रूर। और देखिए, संघ की मैं बेटी हूँ, मेरे पिताजी प्रचारक रह चुके हैं, और प्रमोद जी ने संगठन की सारी जो ताकत ये संघ से ली हुई है। और आप अपना आत्मा नहीं भूल सकते। और मेरे संबंध पहले से ही, और हमारे महाराष्ट्र में हर कोई काका, मौसी, मामा यही होते हैं, किसी को हम जी बोलने की हमें आदत नहीं है। तो संघ जो निर्देश करता है उस निर्देश में हर पर भाजपा में बहुत कम नेता होंगे ना जिनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह मोहन भागवत जी तक सीधी पहुंच हो। भैया जी जोशी, दत्तात्रेय होसबले, अतुल्यमय। मोहन जी, परम पूज्य मोहन जी के साथ कोई भी युवा मिलता है तो कुछ सीख के जाता है। और उनके और प्रमोद जी के संबंध बहुत पुराने हैं, फिर से मैं कहती हूँ। और मुझे याद है, मैं उनके साथ बैठी थी एक बार प्रमोद जी जाने के बाद। उन्होंने कहा था कि प्रमोद और मेरी बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जहाँ पे हम डिस्कशन बहुत हीटेड होता था, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती थी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो प्रमोद जी, लेकिन एक ही बात पूनम में प्रमोद जी को कहता था कि प्रमोद जी, ये संघ ने तय किया है, और प्रमोद जी चुप हो जाते थे। तो ये तो हमारी आत्मा है और उस रूप से ही हम काम करते हैं। संकेत किसने दिए प्रवास के? संकेत हम सब साथ में स्वतः स्फूर्त तो नहीं था। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बिकॉज़ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि आरएसएस हिंटेड एंड पूनम इज ऑन द ग्राउंड। शी इज एक्टिव विद इन बीजेपी, नहीं क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशनल जिम्मेदारी नहीं, जो कि हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। एक युवा नेता, मुझे भी सरप्राइज, हु इज इन हर 40s, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया व्हेन शी वाज नॉट इवन इन हर 30s, राइट? जी। यू वर 26 जब आपको पहला दायित्व मिला प्रदेश के स्तर पे। लगातार दायित्व रहे, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस एक सक्रिय सदस्य भाजपा की। तो संगठन के विदिन तो नहीं है आप सक्रिय। उज्जवल निकम के चुनाव में आप कितनी सक्रिय थी ये हम सब ने देखा, ना के बराबर। अब अगर आप प्रवास कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई बात कही गई होगी, कुछ निर्देश दिए गए होंगे, कुछ आश्वस्तियां दी गई होंगी। वो क्या है? मैं आश्वस्ति पे काम ही नहीं करती। मुझे लगता है निर्देश दिए गए। मैंने आपको उदाहरण प्रमोद जी का क्यों दिया। मोहन जी ने जब कहा कि संघ ने कहा है तो कहा है। और देखिए, किसने निर्देश दिया? विचार परिवार। हम हर वक्त विचार परिवार साथ में मिलके काम करते हैं। और ये अपेक्षा विचार परिवार की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, अच्छा काम हो लोगों का, और उसमें मैं सम्मिलित हो गई। और ये मेरा सौभाग्य है कि उस कार्यक्रमों में भाजपा भी उतनी अच्छे रूप से सम्मिलित हुई। और मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ जहाँ मैं गई हर किसी को टिकट भी मिल गए, और वो अभी अच्छे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। गोपाल शेट्टी के यहाँ भी हो आती फिर तो आप निर्दलीय पर्चा भर दिया उन्होंने। गोपाल भाई की पीड़ा मैं समझ पाती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी गोपाल भाई निर्दलीय पर्चा ना भरे, क्योंकि वो बहुत सच्चे कार्यकर्ता हैं भाजपा के। और गोपाल भाई से मैंने भी बहुत सीखा है। मैं अपेक्षा ये करती हूँ, लेकिन उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो मैं खुद कहती हूँ। आप संघ साथ की बात कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते थे भाजपा के संदर्भ में, तो शब्द इस्तेमाल होता था प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ने जो महाराष्ट्र में भाजपा तैयार की, और उसमें और नेता भी जुड़े, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस। बहुत एक बड़ी लेगेसी है। आपका और पंकजा मुंडे का बड़ा अलग अलग संघर्ष है। वो भी देवेंद्र फडणवीस से अपने तहीं जूझ रही हैं, आप भी जूझ रहे हैं। आपका टिकट कटा, वो हारी। और ये भी कहा जाता है कि प्रकट तौर पर कुछ भी कहें, लेकिन पूनम महाजन और पंकजा मुंडे के ताल्लुक बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है?
क्योंकि हम साथ में मिलके राजनीतिक रूप से हमारे रास्ते बहुत अलग हैं। पंकजा और मैं बचपन से पले बड़े हैं, तो हमारे ताल्लुक बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक संघर्ष बहुत अलग हैं। मैं राष्ट्रीय रूप से राजनीति करती हूँ, वो स्टेट के रूप से राजनीति करती हैं। वो यंगेस्ट मिनिस्टर थी, उनको काम मिला। इस चुनाव में चलो मैं चुनाव लड़ नहीं पाई। मैं हर वक्त कहती हूँ चुनाव हारी नहीं हूँ, लड़ी नहीं हूँ। आप मुझे कहाँ से भी लड़ा दे देश में, मैं लड़ने के लिए हर वक्त तत्परता से एकदम तैयार रहती हूँ, क्योंकि वो मुझ में है लड़ने की, वो कहीं ना क्षमता है, वो आग है। मुंबई से बाहर आपको कोई टिकट ऑफर हुआ था क्या? कुछ लोगों ने कहा कि नांदेड़ से भी लड़ सकती थी, आपने कहा ना कि मैं कहीं से भी लड़ने को तैयार थी। नांदेड़ मराठवाड़ा में होने की वजह से किसी ने कुछ बोला होगा तो पता नहीं, क्योंकि हम मराठवाड़ा से आते हैं। जी। महबूब नगर आपका पारिवारिक स्थान कहाँ पे है? प्रमोद जी महबूब नगर पैदा हुए थे, तभी वो एक निज़ाम एरिया था, मतलब आदिल शाही थी जी, और तभी वो तेलंगाना में चला गया। आप महबूब नगर भेजेंगे तभी भी लड़ेंगे। मैं ये परिणाम की कभी चिंता नहीं करती, आप मुझे लड़ाइए, मैं कहीं पे भी तैयार रहती हूँ लड़ने के लिए। पंकजा मुंडे, बीड़ का समीकरण उस चुनाव के वक्त 2024 के थोड़ा गड़बड़ था ही पहले से, लेकिन पार्टी ने बोला तो लड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज वो हमारी विधान परिषद में हमारी MLC हैं। पार्टी ने हर वक्त उनका सम्मान रखा है और वो अच्छा काम करेंगी। लेकिन हम दोनों के फ़ोन कॉल्स और हमारी पीड़ा, हमारा एक दूसरे का बोलना, वो चालू रहता है। राजनीतिक पार्टी को भी चिंता करनी पड़ी ना कि मुंडे महाजन दौर से चल रहा माधव फॉर्मूला बिगड़ ना जाए, मैसेजिंग गलत ना जाए, वरना चुनाव तो वो विधानसभा का ही हार गई थी। माधव फॉर्मूला सिर्फ नहीं, लेकिन किस रूप से, मैं इसको जातीय रूप से नहीं देखूंगी, लेकिन वो भी एक एस्टैब्लिश नेतृत्व है, तो उनको वो समर्थन देना ज़रूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में जो पुरानी बात होती थी, वसंतराव भागवत ने जिन लोगों को बनाया, वो अलग दौर था और ये अलग दौर है। मेरे सामने पूनम जी अक्टूबर 2015 का ये प्रसंग है जब आपने द हिंदू अखबार की रिपोर्ट सामने रखकर कहा था कि मुंबई बेस्ड कंपनी RPS इंफ्रा प्रोजेक्ट अनयूजुअल तरीके से रोड प्रोजेक्ट्स दिए गए एक रिकॉर्ड समय में। बात यह है कि इस कंपनी में पंकजा और उनके पति चारुदत्त पावले की भी क्लोज पार्टनरशिप थी। BMC ने नगर आयोग से जांच कराई, 34 प्रोजेक्ट्स को रखा गया, 350 करोड़ से 300 करोड़ से ज़्यादा कीमत, FIR हुई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा CBI जांच करवाएंगे, और इसके बाद से कहा गया कि पूनम और पंकजा के रिश्तों में तलखी आ गई। नहीं, मैं जानती भी नहीं थी इसमें पंकजा जी हैं, ये आप पहली बार मुझे बता रहे हैं। इसमें शाह करके एक परिवार होता था, और अभी भी वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, अच्छा काम नहीं करते। ऐसे बहुत सारी कंपनियों पे मैंने सवालिया निशान, और जो मेरे चुनाव क्षेत्र में काम करते हैं उनके विरोध में जो अच्छा काम नहीं करेंगे मैं लड़ूंगी। मुझे पता भी नहीं पंकजा जी और उनके पति। It was widely reported back at that time as well. I really have no idea, और ऐसे कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये वाइडली रिपोर्टेड, हिंदू में पढ़ना, मुंबई में हिंदू कोई उस हिसाब से पढ़ा नहीं जाता। You quoted that newspaper. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये कोट नहीं किया कि उसमें पंकजा जी हैं। हाँ, वो नहीं, लेकिन आपने ये इतना मैंने अभ्यास उस कंपनी, मैं उस हिसाब से कंपनी का अभ्यास नहीं करती। जो अच्छा काम नहीं करता उस रूप से मैं हर वक्त जनता के लिए आवाज़ उठाती हूँ। मैं जानती भी नहीं पंकजा जी हैं इसमें। आखिरी 2 सवाल। यू आर राइटली एंड रिपीटेडली मेंशनिंग योर फादर्स लेगेसी। आपके भाई हैं राहुल महाजन, क्या करते हैं वो आजकल? अच्छी ज़िंदगी जीते, क्योंकि बीच में वो तमाम अलग अलग वजहों से बहुत चर्चा में रहे थे आपके राजनीति में। आपके सांसद बनने से पहले एक वो TV रियलिटी शो में आए थे, उसके पहले उनकी तबीयत बिगड़ी, कहा गया फूड पॉइजनिंग, फिर कुछ लोगों ने कहा ड्रग्स की ओवरडोज। पता नहीं ये कब हुआ, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं और वो लाइमलाइट में अपने हिसाब से काम करते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी को अपना व्यक्ति स्वातंत्र्य होता है और उस रूप से वो जी रहे हैं। आपको मतलब तकलीफ़ तो हुई होगी, लेकिन आपके चाचा जिन्होंने प्रमोद महाजन जी की हत्या की, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें प्रमोद जी के चरित्र हनन की तमाम कोशिशें हुई, तमाम दावे हुए। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? उसके लिए मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी। और क्या होता है जब किसी ने कुछ गलती की हो, मुझे याद है जब हर वक्त मेरी दादी कहती थी, मेरे जब दादाजी का देहांत हुआ, मेरे पिताजी 20-21 साल के थे और तभी उनके ये भाई सबसे छोटे थे
और जब अग्नि प्रमोद जी ने दिया तो ये भाई रो के आया कि दादा, और उन्होंने कहा तू मेरा बेटा है। जब बेटा ऐसे सोचता है, और जिस बेटे को हमसे भी ज़्यादा प्यार मिलता था और हम चिढ़ते थे उनसे, ये बेटा ऐसे लिखता है, मतलब कहीं ना कहीं गिल्ट है कि अपनी गलती मैं कैसे किसी और पे थोपूं। ये एक बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है और वो उसमें से दिखता होगा। इन कैमरा ट्रायल में भी उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और जब कभी ये इन कैमरा ट्रायल बाहर निकलेंगे पता चलेगा उसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये न्याय प्रविष्ट होने की वजह से मैं कुछ कह नहीं भी पाऊंगी। लेकिन मैं वहाँ बैठी हुई थी, कुछ नहीं था कारण। मैं कह रही हूँ इसके पीछे एक बहुत षड्यंत्र बड़ा था और इस षड्यंत्र के साथ ही वो थे। उस समय विलासराव देशमुख की सरकार थी महाराष्ट्र में और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी दिल्ली में। जब आप बार बार कह रही बड़ा षड्यंत्र था, तो आपने उस समय के सरकारों से ये मांग नहीं की कि इसकी विस्तृत जांच हो? बिल्कुल की थी मैंने, और मैं तभी बहुत युवा थी, मेरी चीज़ें बहुत हल्के से ली गई होगी, और कभी कभी ऐसी बातों को ज़्यादा हवा देना राजनीतिक रूप से कुछ पार्टियों को ठीक नहीं लगा होगा। अंतिम प्रश्न, एक तरफ आपके पुराने पारिवारिक मित्र उद्धव ठाकरे, अच्छा, शरद पवार और कांग्रेस। एक तो पता नहीं चलता ना कि पुराने मित्र आधे उस खेमे में आधे इस खेमे में हैं, और पुराने शत्रु और अब मित्र अजित पवार, राजनीतिक शत्रु जी, और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इधर। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं, आपका आकलन क्या है? महायुति जीतेगी, क्योंकि इसमें महाजन का महा जुड़ा हुआ है। युति जब बनी थी प्रमोद जी और बाला साहब ठाकरे की, वो युति जनता ने बहुत अच्छे रूप से उठाई थी और उसका समर्थन दिया था। जब मैं आज महाराष्ट्र में घूमी हूँ, कहीं थोड़ी बहुत जब चुनाव होता है तो चुनौतियाँ होती है, टिकटों की चुनौतियाँ होती है। किस तरह की चुनौतियाँ हैं? टिकटों से थोड़ी बहुत चुनौतियाँ होती है और मन मुटाव बहुत होता है। जैसे पुराने कार्यकर्ता हो, नए कार्यकर्ता हो, भाजपा में ये दिक्कत थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो भी बहुत कम हुआ है। और कुछ ऐसी योजनाएं जो महाराष्ट्र सरकार ने लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लाई है, जैसे लाड़की बहन हो, इन योजनाओं का फ़ायदा महिलाओं तक सीधा पहुंचा है और मैं उनमें बहुत उत्साह देख रही हूँ। मुझे लगता है उन योजनाओं से उत्साह भाजपा को फिर से ला सकता है। लेकिन ये चुनाव बहुत ही अलग होगा। ये चुनाव झारखंड जैसा नहीं है, हरियाणा जैसा नहीं है, ये चुनाव अलग है। इस चुनाव में 3 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, एक महायुति में और एक महाविकास आघाड़ी में। विद इन द अलायंस लड़ रही हैं। विद इन द अलायंस हमारे यहाँ तो इतनी लड़ाई है नहीं, अभी सारी टिकटें हो चुकी हैं, हम एक दूसरे को अच्छे रूप से संभाल पा रहे हैं। विद इन द अलायंस ऐसा संभाल पा रहे हैं कि शायना इनसी शिंदे सेना से चुनाव लड़ रही है, मतलब ये तो गलत नहीं, अच्छी बात है उनको। देखिए, बहुत सालों से चुनाव वो लड़ी नहीं और वो एक बहुत अच्छे रूप से टीवी पे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ती हैं। उनको महायुति में टिकट मिला, ये भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। पर कैसे जस्टिफाई करते हैं आप लोग अजित पवार के साथ गठबंधन को? रात दिन दिल्ली में, मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में अजित दादा वैसे, अजित दादा ऐसे, उन्होंने ये किया, ये इसके कितने इल्ज़ाम लगाते थे आप लोग। हम तो लोकसभा चुनाव में घूमे, हमने तो बहुत विरोध सुना। नहीं, मैं निर्णायक पोजीशन में हूँ नहीं, तो मैंने तो कभी यू विल नॉट डिफेंड अजित पवार? आई विल नॉट इवन गो अगेंस्ट हिम। ना पारिवारिक रूप से संबंध है इसलिए नहीं, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है तो निर्णय चलता रहेगा। लेकिन उसके आगे भी परे जाके मैं फिर से कहूँगी कि मुझे याद है जब 2004 का चुनाव जब हम हारे, तो प्रमोद जी ने जिम्मेदारी ले ली उस चुनाव की। इंडिया शाइनिंग ये प्रमोद जी की आइडिया थी नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर की आइडिया थी। लेकिन समवन हैज़ टू बेयर द क्रॉस और वो जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ती है जी। तो मैं उस हिसाब से उसको देखूं तो ये जिम्मेदारी मेरे संगठन की है, तो मुझ पे भी है। मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं करना चाहती। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो लड़ रहा है वो अच्छे स्वरूप से लड़े और महायुति का जो धर्म है उसको अच्छे रूप से देख के काम करे, ही करूँगी। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, वातावरण जो 2024 के लोकसभा में था वो काफ़ी बदला है, काफ़ी बदला है। लेकिन चुनाव बहुत ही रोमांचक होगा। आप जब घूमोगे महाराष्ट्र, इट्स अ क्लोज फाइट। इट्स अ गुड फाइट। I won't say it's a close fight. I'll call it as a very good fight. चलिए। And मज़ा तो वही होता है ना लड़ाई में, तो बहुत मज़ा आएगा इस चुनाव में। और
आते आते अभी देखेंगे कि किस रूप से समीकरण बदलते हैं। हमारे समीकरण बदलते हैं, उनके समीकरण बदलते हैं। आने वाला समय मैं कहूँगी जब निर्णय आएगा 23 को, तभी देखते हैं किस समीकरण के रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है। चलिए, और उम्मीद करता हूं कि आपका भी वनवास पूरा होगा। जमघट में आज के लिए इतना ही। इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।